हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। क्लास 10th स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स, साइंस का ये आपका थर्ड चैप्टर है। स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जब उनको आप रिएक्ट करते हैं दूसरे चीज़ों के साथ तो वो किस तरह की रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हम नॉन मेटल को अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनकी क्या रिएक्शंस है, किस तरीके से नॉन मेटल को माइनिंग किया जाता है, निकाला जाता है ज़मीन से, उनके क्या प्रोसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारे टॉपिक्स को। पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स आप सभी के सामने कि एलिमेंट क्या है। देखिए, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस whose atoms all have the same number of protons, and another way saying this is that of a particular element atom has the same atomic number। देखिए, एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसके एटम्स होते हैं ना, सारे उस एटम के अंदर सारे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर उसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो ऑल ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिसके क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो। एलिमेंट जिसके सेम एटॉमिक नंबर्स हो या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, ठीक है, उसे हम आप एलिमेंट बोल सकते हो। एलिमेंट आर अ केमिकली द सिंपलेस्ट सब्सटेंस एंड हैंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल जब भी एलिमेंट्स होते हैं तो उसको जब आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो वो क्या होता है, ब्रोक नहीं होता है, टूटता नहीं है। ये खास बात होती है आपकी एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स बेसिकली वही जो आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यही आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनने वाले को ही हम एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि देखो आप, ये हीलियम है, एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। इसमें सभी के सभी क्या हैं, हीलियम है। ये भी आपका क्या है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये भी एक तरह से एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। बट दिस इज़ अ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो दिस इज़ नॉट अ एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट समझ आई। एलिमेंट क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो या फिर सेम नंबर ऑफ एटॉमिक एटम्स हो। ठीक है, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। सिंपल, नो कन्फ्यूज़न। ठीक है, इस तरह से डिस्कस करते हैं हम कि वो एलिमेंट, कौन से एलिमेंट मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं, कौन से मेटेलॉइड्स होते हैं और कौन से नोबल गैस होते हैं। एक एक करके इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप ये देख सकते हो कुछ मेटल के एग्जांपल हैं, जैसे कि स्टील हो गया, मेटल स्लग हो गया, ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके मेटल के। नॉन मेटल में आप देख सकते हो ये सिलिकॉन, सल्फ़र, एंटीनोमी, ये कुछ ना कुछ आपके एग्जांपल्स है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके हम। सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल। एलिमेंट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। मतलब इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो मेटल होता है आपका और एक नॉन मेटल होता है। आपने इस मेटल्स को आप देख ही सकते हो, और ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पीरियोडिक टेबल में भी जो आपके एलिमेंट्स हैं ना, वो मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, ये जितने रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 10 जो ये जितना है ना आपका, ये सब के सब आपके ये क्या है, मेटल्स है। जितने भी रेड कलर के आपको दिख रहे हैं और जितने येलो कलर के दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, आपकी ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर आपको मेटल और नॉन मेटल को दिखाया गया है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को देखते हैं और नॉन मेटल की। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, वो क्या होती है, मिलेबिलिटी होती है। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे काफ़ी क्लासेस में, 8th-9th में भी। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी क्या होती है, मिलेबिलिटी के अंदर एबिलिटी होती है कि आप उसको बीटन इनटू थिन शीट, उसको हम बीट करके उसको हम थीन शीट में बदल सकते हैं। जैसे आपका फॉइल पेपर होता है जिसमें लंच आप ले जाते हो, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मिलेबिलिटी होती है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की है। नॉन मेटल इस चीज़ को परफॉर्म कभी नहीं कर सकता। नॉन मेटल को हम मिलेबल नहीं बना सकते, नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हम किसी मेटल को थिन शीट के अंदर बदल सकते हैं। मेटल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है और नॉन मेटल के अंदर नहीं है। उसके बाद है डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। अब जिस
इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मेटल की, जिनको हम थिन वायर में बदल सके। देखो आप जैसे अपने घर में देखो कि जो भी वायर्स लगे हैं वो क्या है, थिन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उनको, मतलब एक वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स के ही होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मगर ये नॉन मेटल को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कभी नहीं करता, ठीक है। तो मेटल्स क्या करता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज को शो करेगा और नॉन मेटल शो नहीं करता, ठीक है। और डक्टिलिटी क्या है आपकी, इस तरह की जो वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। उसका बाद हीट ऑफ कंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आप एक कैंडल को बर्न कीजिए और एक कोई भी लोहे की रॉड या कुछ भी चिमटा टाइप से लीजिए, उसको बर्न करिए। यहाँ से जब आप बर्न करेंगे ना तो उसकी हीट जो है वो सीधा यहाँ से कंडक्ट होकर आपको हाथों में जाएगी, कंडक्शन होगी, आपको यहाँ पे फील होगा हीट। यहाँ पे आप उसको जला रहे हो ना, फिर भी आपको यहाँ पे फील हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक मेटल का बना हुआ है और मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकता है। कंडक्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है मेटल की। तो यहाँ से जो हीट है ना वो सीधा इसके हाथों में जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर अच्छी प्रॉपर्टी है, इससे मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। नॉन मेटल के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपके जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फोर्थ वन इज़ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी आप कोई भी नॉन मेटल लीजिए, यहाँ पे वुड को मैंने लगाया, इस एक्सपेरिमेंट को देखते एक बार। और वुड क्या है, एक नॉन मेटल है, लकड़ी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया हमने, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, जला ही नहीं। लेकिन यही हमने मेटल का यूज़ किया यहाँ पर कोई, ठीक है, किसी भी आयरन का पार्ट को यूज़ किया और फिर हमने बल्ब को ग्लो कराया, एक्सपेरिमेंट किया, तो बल्ब क्या हो गया, ग्लो कर गया। इट्स मीन कि जो आपका मेटल होता है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लाइक आप देख सकते हो जो भी आपकी वायर्स होती है वो किसकी बनी है, कॉपर की बनी है, एल्युमिनियम की बनी है, ये सब के सब क्या मेटल्स है और ये अच्छे हीट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ नोट करिएगा आप अभी प्लीज़, अभी आप कॉपी पेन पे नोट करिए इस चीज़ को कि नॉन मेटल आर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच एक्सेप्शन, इस एक्सेप्शन को जरूर नोट करिएगा कि ग्रेफाइट एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जानते हैं क्या होता है, जो आपका पेन है ना, पेन की जो निप है, सॉरी जो आपका पेंसिल है, पेंसिल की जो निप होती है ना वो ग्रेफाइट होती है। पेंसिल की जो निप होती है जब आपको शार्प करते हो आप देखते हो कि ब्राउन कलर का एक वो निप होती है, वो उससे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। और कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स मतलब कि जो कार्बन दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना उन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गया ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल में आते हैं और नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये फिर भी करते हैं। ये एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ग्रेफाइट एक ऐसी एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको नोट करिएगा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अफेरेंस ऑफ सरफेस, देखिए जो इसका सरफेस होता है ना वो काफ़ी शाइनिंग होता है हमेशा से। मेटल इज़ द प्योर स्टेट, अगर वो प्योर स्टेट में है तो वो क्या होता है, लश्यर, लश्यर मतलब क्या होता है, शाइनिंग। और नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लश्यर। अब नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लश्यर मतलब चमकते नहीं हैं। मेटल्स आपके क्या होते हैं, जो मोस्ट सारे मेटल लश्यर होते हैं, चमकदार होते हैं। बट आपका जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, वो नॉन लश्यर होता है, वो चमक नहीं सकता। लेकिन एक्सेप्ट, इसको नोट करेंगे, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल है और नॉन मेटल तो चमक नहीं सकते, नॉन लश्यर है। मगर आयोडीन क्या करता है, लश्यर प्रॉपर्टी को शो करता है, चमकता है, ठीक है। तो आयोडीन की या प्रॉपर्टी, आयोडीन को लिख सकते हैं एक्सेप्टेशन को कि ये क्या करता है, आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी लश्यर प्रॉपर्टी को शो करता है, फिर भी इसके ब्रिटल्स होते हैं और ये चमकता है, ठीक है। मेटल्स आर रिएक्टिंग विद गैस इन द एटमोसफेयर लूज इट्स शाइनी अपीयरेंस व्हेन कीप्ड इनटू एयर इन अ लॉन्ग टाइम। सिंपल सी बात है, आप ये भी अगर आप मेटल को एयर में रखेंगे, खुले रखेंगे, तो वो अपनी शाइनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, लूज़ कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप एक्सेप्टेशन जरूर लिख लीजिएगा कि आयोडीन जो है वो नॉन मेटल होने के बावजूद भी लश्यर प्रॉपर्टी को शो करता है, फिर भी ये चमकता है। उसके साथ है हार्डनेस। मेटल आर जनरली हार्ड विद एक्सेप्ट, देखिए आप सारी एक्सेप्टेशंस को लिखते जाइए स्टूडेंट।
क्योंकि एक्सेप्टेशंस ना एग्जाम में एक एक नंबर में पूछी जा सकती है आपसे, तो प्लीज़ उसको नोट करिए प्लीज़। तो देखिए हार्डनेस क्या होती है, मेटल्स आप जानते हैं जनरली हार्ड होता है, आप आयरन देख लो, ज़्यादा सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल तो हार्ड ही हैं। लेकिन एक सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं ये। तो सोडियम और पोटेशियम लिख लीजिएगा, वो मेटल हैं जो एक्सेप्टेशन शो करते हैं, जो कट सकते हैं इजीली, जिनमें हार्डनेस नहीं होती। ठीक है, सोडियम पोटेशियम वो मेटल है जिनमें हार्डनेस नहीं होती, जिनको हम इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया हो। सोडियम पोटेशियम को नाइफ से हम कट कर सकते हैं, ये Na और K होता है, इनको नाइफ से काट सकते हैं। बाकी सारे जो मेटल हैं उनको नहीं काट सकते, वो हार्ड होते हैं, बट सोडियम पोटेशियम हार्ड नहीं होते, इनको इजीली कट किया जा सकता है नाइफ से। उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो जितने भी डेंसिटी होती है मेटल की हाई डेंसिटी होती है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सारे के सारे हाईली डेंसिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम को। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना, इसको लिक्विड बना देना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, भाप बना देना, इवेपोरेट कर देना। ठीक है, तो मेल्टिंग मतलब उसको लिक्विड कर देना सॉलिड को, और बॉइलिंग मतलब आप लिक्विड को वेपराइज करा दे रहे हो, गैस में कन्वर्ट करने, वही जब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए, तो जनरली मेटल हैव अ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, मेटल्स हैव अ हाई एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम मरकरी सीजियम और गैलियम। अब जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है एक्सेप्ट किसके अलावा, सोडियम पोटेशियम मरकरी सीजियम। इनके अलावा सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है एक्सेप्ट, नोट करिए, सोडियम पोटेशियम मरकरी सीजियम गैलियम, सबकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी इनके अलावा। उसके बाद स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर, मेटल आर जनरली सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर विद एक्सेप्शन मरकरी। अब जितने भी आपके मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, जो आपका नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री 27 डिग्री जो भी होते हैं, उस पर सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं ना, सॉलिड होंगे, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी ऐसा होता है, मरकरी जो है वो आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, मरकरी विच इज़ लिक्विड, मतलब हमारी जो रूम टेम्परेचर है पे वो ये क्या होती है, मरकरी लिक्विड में होती है। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो सोडियम पोटेशियम बताओगे आप। कौन से ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, तो आप मर्क्यूरी बोलेंगे। तो ये चीज़ें एक्सेप्टेशन सारी आपको लिखते जाना है, याद भी करते जाना है। ठीक है, नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन ऑल 3 स्टेट्स, नॉन मेटल तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी जो है वो आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी और सारे मेटल सॉलिड होंगे, और नॉन मेटल क्या होंगे, वो तीनों हो सकते हैं, वो सॉलिड्स लिक्विड और गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सोनैरिटी की। देखिए सोनैरिटी क्या होते हैं, साउंड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, उसे एक तरह से हम सोनैरिटी बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो बेल बजाते हैं, ठीक है, आप इसमें ये देख रहे हो कि मरकरी जो है ना लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जो बेल बजाते हैं हमारे स्कूल में तो साउंड आता है, ठीक है, रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सोनैरिटी बोलते हैं। तो जो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब उनसे मारे, बिटन करे, फोर्स लगाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करे। मोस्ट ऑफ मेटल आर सोनोरस, दे आर यूज टू मेनली इंस्ट्रूमेंट एंड, अब इसको बेल और कैम्बेल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने मेटल्स होते हैं ना उनके अंदर वो सोनोरस होते हैं, वो आवाज़ पैदा कर सकते हैं, ठीक है, उनमें साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, तो सोनोरिटी ये होती है। ये आपके प्रॉपर्टीज़ थे सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स के। एक्सेप्टेशंस को जैसे आपको बताया, एक्सेप्टेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट क्या है, देखिए एक एक बार एक्सेप्टेशन को देखते हैं। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है बट ये क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नोट कर लीजिए, बताया था मैंने आपको। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, उसे लश्चर नहीं होना चाहिए बट फिर भी वो क्या है, लश्चर होता है, फिर भी वो चमकता है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी आयोडीन चमकता है। डायमंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये जो डायमंड के एलोट्रॉप्स हैं, अनदर फॉर्म्स जो हैं कार्बन्स के, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं नॉन मेटल होने के बाद भी, ठीक है। और सोडियम क्या होता है,
मेटल होने के बाद भी नाइफ से काटा जा सकता है, हार्ड नहीं होता। मर्क्यूरी जो होता है विच इज़ अ मेटल इन अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मर्क्यूरी, एक मेटल होने के बावजूद भी। ये 4 पॉइंट आप लिख लो, अगर आपने पहले नहीं लिखा तो प्लीज़, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बहुत। और उसका देखिए सोडियम, पोटेशियम, मर्करी, सीजियम, गैलियम मेटल विद द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, लो मतलब जल्दी ही ये पिघल जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जल्दी ही इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है, ये जल्दी ही क्या करते हैं, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायमंड इज़ अ नॉन मेटल एट अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड क्या है, डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है इसकी, ये जल्दी पिघलता नहीं है, जल्दी गलता नहीं है। कौन, डायमंड, बल्कि ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम्स हैव अ लो डेंसिटी, इसको कट कर सकते हैं नाइफ से, आप देख रहे हो यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, ये चीज़ है। अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं रिएक्शंस। किसी भी मेटल को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी अनदर चीज़ के साथ तो हमें क्या देखने को मिलता है, उस चीज़ को स्टडी करते हैं। चलिए, तो पहली रिएक्शंस है, अब आप बहुत सारे रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं, तो आई होप कि आप इसको कॉपी पेन पे नोट करते जाए वन बाय वन, कि हमने पहले किस रिएक्शन को पढ़ा, बाद में किस रिएक्शन को पढ़ा, ताकि आपको ईजी हो लर्न करते हुए। प्लीज़ नोट्स बनाइए प्रॉपरली। तो पहले रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, देखिए ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। जितने भी आपके मेटल्स हैं उनको जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे ना, तो आपको क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड मतलब कि मेटल के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, सिंपल। अब एग्जांपल देखिए, ये Cu क्या है, कॉपर, कॉपर एक मेटल है, ये O2 है, ठीक है। अब ये O2 इससे जुड़ गया तो CO बन गया, तो ये क्या हो गया, एक मेटल ऑक्साइड बन गया। जब भी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, तो उसे ये मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ही आपका ये एक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है चिपक के, जैसे आप क्या बोलोगे, मेटल ऑक्साइड बोलोगे। देखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा विच रिएक्ट with both an acid as well as produce a salt and water are known as amphoteric oxide। देखिए, आपके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। याद रखिए, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि ये इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। ये बेस जैसी प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन कुछ आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड भी होंगे और बेस भी होंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड भी हो और वो बेस भी हों, लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। विच रिएक्ट विद बोथ एसिड, जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ रख सकते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्लीज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के टॉपिक को अच्छे से नोट करिए, समझ लीजिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। अगला देखिए, एक रिएक्शन है Al2O3 प्लस एसिड, ये मेटल ऑक्साइड हो गया और ये एसिड हो गया, इसने सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस किया। AlCl3, ये 3 नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल ऑक्साइड होंगे ना, वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं आपके मेटल ऑक्साइड्स, वो पानी में नहीं घुलता है मेटल ऑक्साइड। बट सम डिजॉल्व इन फॉर्म एल्कलाइन लाइक अ सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड। बट जो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो होते हैं, उनके जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं आपके पानी के अंदर, ठीक है, और अल्कलाइन बेस वगैरह फॉर्म कर देते हैं। मेटल्स सच एज अ पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद विरिगरसली। देखिए, जो आपके ये होते हैं ना, ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। कौन से, पोटेशियम और सोडियम। इनको आप कभी भी जब भी रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन वगैरह से तो बहुत आग पकड़ लेते हैं, इनको कभी भी हम खुले में नहीं रखते। सो द प्रोटेक्ट केप्ट इन इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हम सोडियम पोटेशियम को क्यों केप्ट करते, क्यों रखते हैं प्रोटेक्ट करके और इमर्ज करके। इमर्ज मतलब होता है डुबो के रखना, मतलब उसके अंदर मिला के रखना, केरोसिन ऑयल के अंदर। बिकॉज जब भी इसे आप खुले में रिएक्ट कराओगे तो बहुत ही जल्दी फास्टली रिएक्ट करते हैं और आग को पकड़ते हैं, कैच फायर। कौन, ऑक्सीजन। सोडियम पोटेशियम को जब भी आप रिएक्ट कराओगे किससे, ऑक्सीजन के साथ, तो वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। और आपको जब भी आप सोडियम पोटेशियम को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और
फायर कैच कर सकता है। मतलब जो भी ये रिएक्शन होती है ना उसमें ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत सारी हीट ना बाहर निकलेगी। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसीलिए हम इसे किस में डुबो के रखते हैं, कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को हम इसलिए केरोसिन के अंदर कैप रखते हैं। तो ये आप आंसर बता सकते हो। उसके बाद से अब ये रिएक्शन देख सकते हो, Na2 मेटल ऑक्साइड हो गया, इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगी प्रॉपर्टीज़ मेटल ऑक्साइड की। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। सोडियम मेटल ऑक्साइड्स और जो ये पोटेशियम मेटल ऑक्साइड है, इसको हम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये कैच फायर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये चीज़ हो गई। सेकंड क्या, आपके रिएक्शंस विद वाटर है ना। जब मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या देखने को मिलता है हमें, तो पहले क्या था, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सारे आपके जो भी मेटल्स होंगे वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दो जो करते हैं फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड, वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन को बनाते हैं। ठीक, मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर फर्दर फॉर्म्स अ हाइड्रोक्साइड। मतलब जैसे कि मेटल ऑक्साइड बना, फिर उसके बाद ना वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, फिर उसके बाद वो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। पहले वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, फिर वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इसीलिए फिर वो लास्ट में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो पहले रिएक्शन जो आपकी होती है वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसके बाद से जब मेटल ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। फाइनली आपकी ये रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। लिखिए, मेटल्स लाइक अ सोडियम पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो ठंडा पानी है उसके साथ भी विग्रोसली वो रिएक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, फास्टली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। उसके बाद मेटल्स लाइक अ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम जैसे रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये क्या होता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और कुछ मेटल जैसे आयरन, जिंक, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम वाइल ब्लीड। अब ये जो होता है स्टीम जो होता है ना, उसके साथ रिएक्ट करना पसंद करते हैं। जो वाटर की स्टीम होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाईली टेम्परेचर होते हैं, उसके साथ। उसका सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड क्या है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हो, टू क्या एक मेटल है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बन गया, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, H2 बन गया, हीट और एनर्जी बन गया। इस तरीके से कैल्शियम क्या एक मेटल है और उसको फिर आपने H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, CO2 एक्वस प्लस H2 गैस। तो इस तरीके से आपकी जो वाटर के साथ रिएक्टिविटी होती है, क्या होती है रिएक्टिविटी के अंदर, देखिए गौर समझते हैं कि मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगा, फिर उसके बाद वो मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये रिएक्शंस होती है आपकी पूरी की पूरी। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम होते हैं वो आप कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कराओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, इसीलिए वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। और जो आपका मैग्नीशियम होता है वो भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट करता है। जिंक वगैरह जो होते हैं आपके, जिंक आयरन, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करना पसंद करते हैं। और आयरन, सिल्वर और गोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपकी सेकेंड रिएक्शन थी। थर्ड रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड। जब आप इसे डाइल्यूट एसिड रिएक्ट कराओ, मोस्ट ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जितने ज़्यादातर आपके जो मेटल है उसको आप जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। याद रखो, मेटल, ये थर्ड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, मेटल को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व when a metal react with nitric acid. It's a strong oxidizing agent and oxidize hydrogen produce of water and itself get reduced. देखिए होता ये हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व नहीं होती, लेकिन जब उसको आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस कब रिएक्ट नहीं होती, मेटल को जब आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस टू वाटर, और वो अपना जो हाइड्रोजन वो पानी को दे देता है, मतलब वाटर को दे देता है। तो इट्स सेल्फ रिड्यूस, और ख़ुद को वो वाटर रिड्यूस करता है और क्या करता है, वो ऑक्सीजन जाके किसके साथ जुड़ जाता है, नाइट्रोजन के साथ, और वो क्या फॉर्म कर देता है, नाइट्रो ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, NO2।
ठीक है, मतलब सिंपली अगर ये कह सकते हैं कि ये जब भी आप नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, ठीक है, और वो खुद भी ऑक्सीडाइज होता है और वाटर को H2 को वो दे देता है, जिससे वो वाटर बना लेता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूटेड, ये रिएक्ट हो जाते हैं बहुत ईजिली, HNO3 इवॉल्व टू H2 और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। अच्छा देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या होता है, आप जैसे कि मान लीजिए किसी भी मेटल को लेते हैं और उसको ट्यूब के अंदर डालते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है ये, आप देख सकते हो वो इवॉल्व हो रही है। जो एरिया आप जैसे ये रहा हाइड्रोजन गैस, ये निकल रही है इसमें, ये हमने क्या लिया, एक कोई भी डाइल्यूटेड एसिड का वो ले लो सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, मेटल जिंक ग्रेनुल्स डाल दिए। अब उसके बाद क्या होगा, रिएक्ट होगा, रिएक्ट होने के बाद कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन, याद रखना। और ये हाइड्रोजन कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको बंद करने पर पॉप साउंड, याद रखना, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करे, वो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, तो ये थर्ड रिएक्शन थी आपकी कि रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड, जब भी आप मेटल को रिएक्ट कराते हो डाइल्यूट एसिड का तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। तो स्टूडेंट्स ये आपको लर्न करना है। देखिए जो ये ऊपर वाले होते हैं ना एलिमेंट, ये होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और ये जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ये लीस्ट रिएक्टिव होते जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनियम, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। देखिए जैसे हमने कहा था ना, ये रिएक्टिव होते हैं ना, जैसे इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, बीच वाले लो रिएक्टिव होते हैं, और ये सबसे नीचे वाले क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो ये आपको लर्न करना है कि पहले पे क्या आता है, पोटेशियम, दूसरे पे सोडियम, तीसरे पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप इसी तरीके से लर्न करना है जिस सीरीज़ में आता है। पहले पे अगर वो आ रहा है पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव तो पोटेशियम लिखेंगे, और आप एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं तो आप लिख सकते हो सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, तीन एलिमेंट को याद रखिए। और लीस्ट आपके कौन से होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिविटी जल्दी किसी के साथ शो नहीं करते हैं, बट ये जो ऊपर वाले हैं ये रिएक्टिविटी बहुत ही ईजिली शो करते हैं। उसके बाद देखिए एक टॉपिक है आपका एक्वारीजिया क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही हिडन टॉपिक होता है, मतलब बहुत कम लोग इसको स्टडी करना पसंद पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते भी हैं। तो देखिए एक्वारीजिया को देखते हैं। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर दो तरह के एसिड्स होते हैं, आप देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इनका रेशियो क्या होता है, 3:1, यानी 3 तो HCl होते हैं और 1 HNO3 होता है। ठीक है, एक्वारीजिया एक सॉल्यूशन है, ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, उसके अंदर 3 HCl होते हैं और 1 HNO3 होता है। ये आपको याद रखना है कि एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया आपका एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है, कंसनट्रेटेड मिक्सचर है, किसका, HNO3 और HCl का। HCl उसमें 3 होते हैं और HNO3 1 होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इट इज़ अ हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड एंड वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक्वारीजिया के अंदर एबिलिटी है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, रिएजेंट होता है। ठीक है, एक्वारीजिया के अंदर आपका गोल्ड और प्लेटिनम डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये तो लेस रिएक्टिव है, लेकिन इसके साथ ये रिएक्ट करते हैं और इसके अंदर डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्वारीजिया। उसके बाद स्टूडेंट कुछ बॉन्ड्स होते हैं, लाइक देयर आर द 3 मेन बॉन्ड। आप बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम चैप्टर 4 के अंदर बहुत अच्छे समझेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए एक बार कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे ही रीड करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, जब वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनता है, शेयर करके, जैसे कि आप भी इलेक्ट्रॉन लो मैं भी इलेक्ट्रॉन्स लूँ, तो उससे हम क्या कहते हैं, शेयरिंग करते हैं। ये जो बॉन्ड है ना, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अपने ऑक्टेंट्स को पूरा करने के लिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इनके बीच में क्या कहते हैं, शेयरिंग हो जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी होता है। जैसे मान लो कोई एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसमें एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, तो क्या होता है, आपका
डबल बॉन्ड बनता है। सिंपलर उसी तरीके से अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है और 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो उसमें क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो वो आपके सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे अच्छी पहचान आपको पता लगी ना कि शेयर करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को देते हैं, लेंगे भी देंगे भी, तो वो क्या बॉन्ड होता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, यूजुअली ईच एटम्स कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शेयर बोथ। ठीक है, मतलब दोनों ही शेयर करते हैं। ये आपका कोवेलेंट। उस तरीके से देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ना कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब एक एटम से दूसरी एटम पे, उससे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा है और इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या कर देगा, इसको दे देगा। कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फिर जब इसके पीछे जो फॉर्म होगा ना बॉन्ड, उसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। इसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी, ये इसको नहीं देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इसको ट्रांसफ़र कर देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जिस देखो यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 होने चाहिए ना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। तो इसने अपना 1 इसको दे दिया। अब इसके आउटर में कितने हैं, 8, और इसके आउटर में भी 8 हो गए। तो इसमें क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इससे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक बार इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्म थ्रू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। टू अपोजिटली होते हैं ये, मतलब अपोजिट होंगे। चार्ज आयंस लाइक आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन कटायन, ठीक है, एंड मेटल्स आर अनायन विच इज़ यूजुअली नॉन मेटल। मतलब इसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। एक कटायन होता है जो देने की टेंडेंसी रखता है और एक अनायन होता है जो लेने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, एक मेटल होगा और नॉन मेटल होगा, उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी फॉर्म, वो होती है आपकी कौन सी, आयनिक बॉन्डिंग फॉर्म होती है।